हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो दोस्तों। आज सीटी 2020 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट नंबर 7 लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए कि उस थोड़ा आज ज़्यादा क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदर्श और नैतिकता के संबंध में आपका विचार है। आदर्श और नैतिकता विद्यालय की चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित है। आदर्श और नैतिकता पुस्तक तक ही सीमित है। आदर्श और नैतिकता शिक्षक की जवाब तक ही सीमित है, या आदर्श और नैतिकता का अभी भी पालन हो रहा है। इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आप लोग बताइए। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे सीटे 2020 का तैयारी करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं। क्या है, आदर्श और नैतिकता के संबंध में आपका विचार कैसा होना चाहिए। जो एक आदर्श और नैतिक बात होता है उसमें हम लोग का विचार कैसा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, आदर्श और नैतिकता का अभी भी पालन हो रहा है, यानी डी इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा शिक्षक के अकुशल व्यवहार के कारण है, माता पिता के दुर्व्यवहार के कारण है, या असामाजिक गुण के कारण है, या दूसरी सामाजिक परिवेश के कारण है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कह रहा है किसी छात्र में असामाजिक गुण, यानी कोई छात्र में असामाजिक गुण दिखते हैं तो किस कारण दिखता है। इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आप लोग बताएं। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कह रहे हैं किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो कौन से ऐसा कारण है। तो शिक्षक के अकुशल व्यवहार के कारण, बिल्कुल नहीं, ये बात गलत। माता पिता के दुर्व्यवहार के कारण, ये बात भी बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं हो सकता। होता है लेकिन इतना नहीं, ये भी गलत। तो असामाजिक गुण के कारण, ये पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, कुछ हो सकता है, कुछ समाज में असामाजिक गुण रहते हैं, ऐसे नहीं है जो समाज, ये देखिए दूषित सामाजिक परिवेश का, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारा जो समाज होता है कभी दूषित नहीं होता है। हाँ, असामाजिक गुण कुछ ऐसा होता है, जो हमारा समाज होता है कुछ उसमें असामाजिक गुण होता है, ठीक है, जिसके कारण किसी में छात्र में असामाजिक गुण हो सकता है, ऐसा संभव है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। दोस्तों मैं 5 मिनट वेट कर लेता हूँ, 5 सेकंड। आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा रीड कर लीजिए। कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु जरूरी तो है लेकिन परंतु उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं देना चाहिए। वो कौन सा बोझ नहीं देना चाहिए, ये आप लोग मैं आंसर में दिखाऊंगा। तो चलिए मैं इसका आंसर दिखा लेता हूँ आप लोग को। कह रहा है लिखने का बोझ, यानी छोटे बच्चों को कौन सा बोझ नहीं देना चाहिए, लिखने का बोझ, या विद्यालय जाने का बोझ, या गृह कार्य का बोझ, या पढ़ने का बोझ। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं, कौन सा बोझ नहीं देना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो गृह कार्य देने का बोझ, यानी छोटे बच्चों को तो हम सबका, ये सबसे छोटे बच्चे की बात करें, गृह कार्य देने का उसको बोझ हम नहीं देंगे अभी, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और छोटे लेवल के हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। आपका विचार है कि कहानी विषय को रोचक बनाती है, कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, या कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है, या कहानी शिक्षण कार्य नियंत्रण रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग बताएं। कह रहे हैं बच्चों को कहानी पढ़ाकर सुनाना चाहिए, यानी हम लोग कोई बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहानी से विधि से पढ़ाएंगे तो कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है, यानी कहानी के माध्यम से यदि हम किसी बच्चों को पढ़ाएंगे, दो बच्चे
अधिक सीख पाएंगे। यानी मनोरंजन के माध्यम से यदि पढ़ाते हैं तो बच्चे उससे क्या होता है, इंटरेस्टेड ज़्यादा रहता है, जिसके कारण ज़्यादा सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आज जो क्वेश्चन लाया वो लॉजिकल टाइप का लाया हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे जो सीटेट का जो क्वेश्चन मॉडल यानी क्वेश्चन का जो टाइप हो रहा है वो लॉजिकल टाइप का हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, या श्रोता के स्तर को जानकर, या जोर से बोलकर? तो इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आप लोग बताएं। कह रहे हैं आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, तो कैसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा यानी सी, श्रोता के स्तर को जानकर। यानी श्रोता का स्तर को जानेंगे कि वो श्रोता किस स्तर पर अभी है, उसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, तो श्रोता का स्तर जानकर हम प्रभावी संप्रेषण संभव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। स्त्रियों की स्त्रियां ही शिशु की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, या शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, या शिशु शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है? जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आप लोग बताएं। जो लोग नहीं हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों इससे पहले आप लोग को प्ले लिस्ट में आप लोग इस चैनल पर जाएंगे, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, तो प्ले लिस्ट में आप लोग को हिंदी पैडागोजी की आप लोग को 20 से 15 हाँ ऐसे ही होंगे, 15 या 20 के अब में इसी के बीच में होगा, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा दोस्तों। इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आप लोग बताएं। तो शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय कैसी होनी चाहिए? तो स्त्रियां ही शिशु की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं, ये बात इतना पॉजिटिव नहीं है। हो सकती हैं लेकिन उतना पॉजिटिव नहीं है। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, ऐसी बात भी नहीं है। यानी शिशु शिक्षा छात्रावास में ही उत्तम होगी, ऐसे भी नहीं है। हो सकता है घर पे भी शिशु शिक्षा, यानी छोटे बालों को हम लोग कैसे शिक्षा देंगे? माँ के बोल रहा है, स्त्रियों को यही कोई महिला यानी मेल के थ्रू, या उसकी माँ के थ्रू, या छात्रावास में, ऐसा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी शिशु शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आप देश के दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? उच्च विद्यालय के शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की? शिक्षक तो केवल छात्र की दिशा बदल सकता है, या डी शिक्षक केवल पढ़ा सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग बताएं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों के रचनात्मक कार्य, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कार्य यानी आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी देश को जो सही डायरेक्शन में डालना है वो किसमें, इसमें भूमिका जो होगा सब किसका होगा? वैसे तो सबका भूमिका होना चाहिए, लेकिन शिक्षक के स्तर पर तो शिक्षक रचनात्मक कार्य, जो शिक्षक का रचनात्मक कार्य होता है उसमें उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? पहले ही बोल दें दोस्तों, आप लोग को आज पूरा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। कह रहे एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? भेदभाव की भावना को, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, एक दूसरे की मदद करने की भावना को, या ईर्ष्या की भावना को? जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग बताएं। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। कह रहे एक शिक्षक रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे, यानी कौन ऐसा भावना बढ़ाएंगे जिससे समाज का स्थिति सही रहेगा? तो भेदभाव की भावना को, ये निगेटिव है, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा दोस्तों। जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो, बात बिल्कुल सही है। ऐसे भावना को हम लोग बढ़ाएंगे, जो जाति धर्म के आधार पर जो कुछ भी भेदभाव हो रहा है वो नहीं हो, ठीक है, ये पॉजिटिव है। सी, एक दूसरे की मदद करने की भावना को, ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। या डी ईर्ष्या की भावना को, जी या नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यानी ए और
डी बिल्कुल गलत है। बी और सी में से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी एक दूसरे की मदद करने की भावना को बढ़ाएंगे, जिससे किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं होगा दोस्तों, ना कि जाति धर्म के नाम पर या किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण क्या है। यानी हम लोग का जो एजुकेशन लेवल है वो थोड़ा गिर रहा है, तो इसमें सुधार का क्या कौन सा कारण हो सकता है। शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, योग्य अध्यापकों का चयन न होना, या सी जवाबदेही की भावना का अभाव, या डी उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आप लोग बताएं। कह रहे हैं हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार में कौन सा कारण हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, जिसके कारण शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ये हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में आपने देखा कि किसी एक अध्यापक को प्रधानाचार्य की ओर से कोई दायित्व नहीं दिया जाए, तो आप इस मामले में अध्यापक संघ में उठाएंगे, या बी प्रधानाचार्य से जाकर बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, या सी स्वयं भी दायित्व निभाने से इनकार कर देंगे, या डी इन पर कोई ध्यान नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट क्या आंसर होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। दोस्तों पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है, और आप लोग को सीटेट 2020 में 7 से 8 क्वेश्चन अवश्य मिलेगा इस PDF से, ओनली इस वीडियो को पूरा वॉचिंग करने से। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन हूबहू ऐसे ही आपको मिलेगा। विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में आपने देखा कि किसी का एक अध्यापक को प्रधानाचार्य की कोई दायित्व तो नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो बी हो जाएगा, प्रधानाचार्य से जाकर बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है उसे दंड से भयभीत करना, उसे कक्षा में खड़ा कर देना, उसे उसके पिता की उपेक्षा का भय दिलाना, या उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना। जी हाँ दोस्तों, तो 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो बोल रहे हैं यानी 3-4 वर्ष के जो बालक है उनको उचित दंड क्या हो सकता है, तो उसे दंड से भयभीत करना, ना कि उसे दंड देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना कि उसे कक्षा में खड़ा कर देना, ये गलत है। उसके पिता की उपेक्षा का दिलाना या माता की उपेक्षा देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ए हो जाएगा, यानी 112 का राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है, जो श्यामपट्ट का अच्छा प्रयोग करता हो, जो सुस्पष्ट बोलता है, जो विद्यार्थी को कक्षा में शोर नहीं मचाने देता है, जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान कर समझता है। तो बोल रहे हैं दोस्तों, आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा बेस्ट टीचर हो सकता है। इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आप लोग बताइए। दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप लोग 95% आदमी जो आंसर दे पा रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को आसान करके समझाता हुआ ऐसे सबसे बेस्ट टीचर हो सकता है, ना कि जो श्यामपट्ट का अच्छा प्रयोग करता हो, या जो सुस्पष्ट बोलता हो, या जो विद्यार्थी को कक्षा में शोर नहीं मचाने देता हो। तो सबसे बेस्ट टीचर जो हो जाएगा जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्ष को भी आसान करके समझाता हो। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र के लिए कैसा होता है, पिता की स्थिति में, माता की स्थिति में, या मित्र व हितैषी की स्थिति में, या उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आप लोग बताएं। कह रहे हैं शिक्षक छात्र के लिए कौन सी स्थिति में हो सकता है, यानी पिता के रूप में हो सकता है, या माता के रूप में हो सकता है, या मित्र या हितैषी की स्थिति में हो सकता है।
तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी के रूप में हो सकता है। कभी माँ पिता के रूप में हो सकता है, कभी माता के रूप में हो सकता है, कभी मित्र के रूप में भी होता है, कभी हितैषी के रूप में भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है, वह है उसकी कर्मठता, अध्ययनशीलता, भाषण देने में निपुणता या उपरोक्त तीनों। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त तीनों, यानी शिक्षक का जो सबसे गुण होता है वो कर्मठता होता है, अध्ययनशीलता होता है, भाषण देने में निपुणता होता है, यानी तीनों होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्याओं का जानना अति आवश्यक है, क्योंकि वह इनके समाधान के लिए अपनी राय दे सकता है। इससे अध्यापक की संवेदनशीलता बढ़ती है और वह अधिक निष्ठा से काम कर सकता है। या सी, वह प्रधानाचार्य को इसकी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है। या डी, उसे ही समाज को बदलना है। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कह रहे शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्याओं का जानना आवश्यक है। वो क्यों आवश्यक है, किस लिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, यानी उसे ही समाज को बदलना है, जिसलिए उनको इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए, कहाँ पे कमी है या किसी भी प्रकार की कौन सी त्रुटि है। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थी को और क्या सिखाना चाहिए? समय का सदुपयोग, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, या विपरीत परिस्थितियों में संयम और संतुलन न खोना, या उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कह रहे एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा और विद्यार्थी को कौन सी बात बताना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थी को ये सब भी सिखाना चाहिए कि समय का सही सदुपयोग करो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करो, या विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न होना। तो 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण है जीवन का स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, या शिक्षा के द्वारा उनके पुष्ट पोषण न मिलना, या सी, अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, या डी, ए तथा बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो आप लोग बताएं। जो लोग नहीं हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे सीटेट 2020 का चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी में तैयारी करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी जीवन का स्पष्ट लक्ष्य का अभाव या शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण नहीं मिलना। ये भी हो सकता है, ए बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, या शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिक को एक सूत्र में बांध सके, या डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो आप लोग बताएं। क्या है, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है, यानी शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
यानी शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी ए भी सही, बी भी सही। शिक्षा ऐसी हो जाए जो देश के सभी के नागरिक को एक सूत्र में बांधेगी, ये भी बात बिल्कुल सही। तो 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में कराने का प्रयत्न करेंगे जिसमें कठोर अनुशासन हो, या समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो, या सी नकल करके पास होने की सुविधा हो, या डी छात्र के चौमुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं। दोस्तों जितना क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा है ज़्यादातर लॉजिकल ही मिल रहा है। कह रहे हैं आप अपने बच्चों का प्रवेश ऐसी संस्था में कराने का प्रयत्न करेंगे जिसमें कठोर अनुशासन हो, ऐसा बिल्कुल बात ये निगेटिव है। समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो, ये बात भी पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। ऐसा नहीं, हम लोग ऐसे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे जिसमें मुख्य सम्मान के बच्चे हो। ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे, वो सबसे छोटे स्कूल क्यों नहीं हो, लेकिन ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे जिसमें छात्र के चौमुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, ना कि बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। हो सकता है किसी भी ऐसे प्रकार के स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ पे छात्र को चौमुखी विकास पर ध्यान दिया जा सके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। यानी 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉजिकल से हटकर है। किस विद्वान ने सीखना पाठ योजना के 5 चरण बताए थे? यानी फ्रोवेल, कीविनियस, प्लेटो या हार्वर्ड। इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्वर्ड। यानी हार्वर्ड के द्वारा शिक्षा के यानी सीखने के 5वें चरण का बताया गया था। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, पाठशाला जिस समुदाय के बच्चे के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पाठचर्या होनी चाहिए, इमारत होनी चाहिए, या शिक्षण विधि होनी चाहिए, या शिक्षा का स्तर होना चाहिए। जी हाँ, तो इसका क्या राइट आंसर है दोस्तों आप लोग बताएं। कह रहे पाठशाला जिस समुदाय के बच्चे के लिए होती है उसी के आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पाठचर्या होना चाहिए। ये कौन सी होनी चाहिए, इसका क्या राइट आंसर है दोस्तों आप लोग बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को, यानी कह रहा है पाठशाला जिस समुदाय के बच्चे के लिए होनी चाहिए उनकी उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पाठचर्या होनी चाहिए, या इमारत होनी चाहिए, या शिक्षण विधि होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शिक्षण विधि होनी चाहिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन में चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, पठन पाठन विधि के निम्न चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड वेट रीड कर लीजिए, उसके बाद मैं आंसर पे चलूँगा। तो इसका जो आंसर मिल रहा है वो है तैयारी, प्रस्तुतिकरण, या तुलना, या सामान्यीकरण। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के द्वारा ही ये सब संभव है। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, किसी छात्र को उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? कक्षा के सबसे तेज मेधावी छात्र के साथ तुलना करके, या बी कक्षा के समान छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, या सी उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी या उसके साथ तुलना करके, या डी उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताएं। जो लोग नहीं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। कह रहा है किसी छात्र को उपलब्धि का हम लोग मूल्यांकन कैसे करेंगे?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी उस छात्र की उस इससे पहले का उपलब्धि थी, क्या उपलब्धि थी और अभी क्या उपलब्धि है, इसके माध्यम से हम लोग तुलना करेंगे कि उससे प्रोग्रेस हुआ है या उससे ऐसा नहीं, उससे और थोड़ा कम ही हो गया हो। तो इसके माध्यम से हम लोग तुलना करेंगे, ना कि कक्षा के सबसे अच्छे तेज विद्यार्थी के माध्यम से करेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करेंगे, यानी किसी से तुलना तो कम करेंगे ही नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। करेंगे क्या, उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी, यानी अभी जो है उससे पहले क्या उपलब्धि थी, अभी क्या है, इससे तुलना करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मार्गदर्शन स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करता है या निर्णय करने में सहायक करता है, या सी ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आप लोग बताएं। तो मार्गदर्शन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। मार्गदर्शन यानी मार्गदर्शन के द्वारा स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक कर सकता है या निर्णय करने में भी सहायक हो सकता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को सी। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। 126 नंबर है, शिक्षा प्रोजेक्ट विधि का आधार है कक्षा की व्यवस्था ठीक करने का सिद्धांत, या बी विद्यार्थी की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत, या सी करके सीखने का सिद्धांत, या डी विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताएं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो शिक्षा के प्रोजेक्ट विधि का जो आधार कैसा हो सकता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करेक्ट कक्षा की, सॉरी एक मिनट दोस्तों, यानी शिक्षा के प्रोजेक्ट विधि का आधार कैसा हो सकता है, तो कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत, या विद्यार्थी की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत, या करके सीखने का सिद्धांत, या विश्लेषण क्षमता के विकास का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, करके सीखने का सिद्धांत शिक्षा के प्रोजेक्ट विधि का आधार है। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के छोटे बच्चों को बाजार में खरीदारी करने और नकद भुगतान करने का व्यवहारिक अभ्यास कराने की दृष्टि से छोटा बाजार लगाने का आप आयोजन करते हैं। आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक आपको इस आयोजन की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, प्रधानाध्यापक की अनुमति न मिलने पर भी आप आयोजन करेंगे क्योंकि यह आयोजन बच्चे को एक नया अनुभव देने के लिए है, या बी आप बच्चे को प्रधानाध्यापक के पास जाने और उनसे अनुमति मांगने के लिए उकसाएंगे, या सी आप स्वयं प्रधानाध्यापक से मिलकर उन्हें इस आयोजन के महत्व के बारे में समझाकर उनकी अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, या डी आप स्कूल के अन्य अध्यापकों को साथ लेकर शिक्षा विभाग के अवसर से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि प्रधानाध्यापक किस प्रकार के उनके मार्ग में दिक्कत पैदा करता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी आप स्वयं प्रधानाध्यापक से मिलकर उन्हें इस आयोजन के महत्व के बारे में समझाकर उनकी अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, कौशल के विकास के संबंध में आपकी क्या राय है। समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से सीखते हैं, हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से ना सीखें। समान गति से सीखने वाले बच्चे की बौद्धिक आयु समान होती है, या डी उपरोक्त सब। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं। कह रहे कौशल के विकास के संबंध में आपकी क्या राय है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को, एक मिनट दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बोल रहा है कौशल के विकास के संबंध में आपकी क्या राय है, यानी समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से सीखते हैं, ये बात उतना पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से नहीं सीख सके, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये तो बिल्कुल ही पॉजिटिव है। चलिए अगला देखता हूँ।
अगला है समान गति से सीखने वाले बच्चे की बौद्धिक आयु समान होती है। ये बात बिल्कुल निगेटिव है, यानी ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यदि ए और सी गलत हो जाए तो जो डी तो होगा ही नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से ना सीखते हो। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चे की शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं हो सकती है? गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्र को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, या सी अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, या डी छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग बताएं। कह रहे यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में व्यस्त रखा जाए तो कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं होगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को, यानी अनुशासन नहीं पैदा होगी। ये भी इसका राइट सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी ये एक स्कूल में पूरे समय तक बच्चों की शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं हो सकती है, वो अनुशासन नहीं होता, ये अनुशासनहीनता पैदा नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इन सब का आंसर आप लोग जानते ही होंगे, यानी शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का कौन सा योगदान था। तो किंडरगार्टन पद्धति का सबसे ज़्यादा योगदान था। यानी 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर को टिक कर लीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। एक 131 है, छात्रों की पढ़ाई के संबंध में मासिक रिपोर्ट अभिभावक को भेजने से क्या लाभ होता है? कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश अभिभावक उन्हें देखते ही नहीं। बी, लाभ की बजाय हानि की आशंका होती है, क्योंकि कुछ अभिभावक रिपोर्ट देखकर शिक्षक से लड़ने के लिए स्कूल आ जाते हैं। या सी, अध्यापक और अभिभावक के बीच छात्र की प्रगति के संबंध में संवाद बना रहता है। या डी, छात्र के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं। कह रहे छात्र की पढ़ाई के संबंध में मासिक रिपोर्ट अभिभावक को भेजने से क्या लाभ हो सकता है, यानी कौन सी बेनिफिट हो सकती है जो मासिक रिपोर्ट, यानी कोई परीक्षा लेते हैं या मानसिक हो या छमाही हो या तिमाही हो, किसी प्रकार की परीक्षा लेते हैं तो उसका रिपोर्ट यदि उसके पेरेंट्स को भेजेंगे तो कौन सी प्रक्रिया होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी अध्यापक और अभिभावक के बीच छात्र की प्रगति के संबंध में संवाद बना रहता है, और जिससे कि यदि कोई छात्र में किसी प्रकार की कमी रह जाए तो उसकी भी पूर्ति हो सकता है। तो चलिए दोस्तों 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि परीक्षण आंदोलन का अग्रदूत कौन थे? अल्फ्रेड विने, रॉबर्ट हटचिंस, या मारिया मोंटेसरी, या एडलर। 132 का क्या राइट आंसर का दोस्तों आप लोग बताएं। तो बुद्धिलब्धि आईक्यू के जन्मदाता जैसे वो अल्फ्रेड बिनेट थे, यानी 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं? शिक्षक को प्रश्न कम से कम 2 बार दोहरा देना चाहिए ताकि कोई छात्र यह ना कह सके उसे प्रश्न सुनाई नहीं पड़ा। या बी, प्रश्न पूछने के बाद छात्र को सोचने का मौका दीजिए, उसके बाद छात्र को उत्तर देने को कहिए। या सी, बेहतर है कि 2 संबंध प्रश्नों को एक में मिलाकर पूछा जाए। या डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। प्रश्न पूछने के बाद छात्र को सोचने का मौका दे, यानी थिंकिंग करने का मौका दे किस प्रकार का प्रश्न है, उसके बाद ही छात्र को उत्तर कहिए, बोलिए उत्तर आप सुनाओ। तो इसको यानी 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ।
अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, देशों में साक्षरता बढ़ी है, या ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, या डी उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग बताएं। बोल रहे हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो लागू किए गए हैं उससे किस में कौन से बेनिफिट हुआ है, बालकों में बेनिफिट हुआ है, या देश में बेनिफिट हुआ है, या ग्रामीण स्तर पर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जगह उपरोक्त यानी उपरोक्त सभी, यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने का जो फलस्वरूप लाभ हुआ है वो हुआ है बालकों में साक्षरता बढ़ी है। बिल्कुल बात सही है, देश में भी साक्षरता बढ़ी है और ग्रामीण स्तर में बिल्कुल तो सबसे जो पॉजिटिव है ये है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता बढ़ी है। ये बात बिल्कुल सही है, ग्रामीण स्तर में उस स्तर पर पढ़ाई नहीं हो पा, यानी ये संसाधन नहीं उपलब्ध हो पाता था क्योंकि स्कूल फी लगता था तो प्रॉब्लम होता था, या किसी प्रकार का किताब बुक ही खरीदने में, तो ऐसा अब नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों 134 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, या वार्तालाप करना। यानी भाषा सीखने का प्रभाव सबसे बेहतर तरीके से इन चारों तरीके में से किससे सीख पाएंगे। इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं। क्या भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है, यानी वार्तालाप करके सबसे बेहतर तरीके से हम लोग भाषा सीख सकते हैं। अब ऐसे नहीं भाषा वार्तालाप कर सकते हैं कि एक अंग्रेजी का हो और एक हिंदी का, तब तो गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला 136 है, पाठशाला में नित्य सब बच्चे का एकत्रीकरण और प्रार्थना जरूरी है क्योंकि इस समय सब बच्चे एक दूसरे से मिलने व बातचीत करने का अवसर पाते हैं। बी, इस समय प्रधानाध्यापक या अन्य अध्यापक सब बच्चों को संबोधित कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक सूचना निर्देश दे सकते हैं। या सी, इससे समय की पाबंदी और अनुशासनबद्ध ढंग से लाइन में खड़े होने की ट्रेनिंग मिलती है। या डी, इससे पता लग जाता है कि कितने छात्र उपस्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों आप लोग बताएं। क्या है, पाठशाला में नित्य सब बच्चों का एकत्रीकरण और प्रार्थना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, यानी इस समय प्रधान अध्यापक या अन्य अध्यापक सब बच्चों को संबोधित कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है और उन्हें आवश्यक सूचना निर्देश दे सकते हैं। हो सकता है किसी प्रकार की बच्चे में कोई त्रुटि हो तो उसमें भी सुधार आ जा सकता है। इस बात में इसी मैंने प्रार्थना सभा में कहकर, तो 136 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, कोई छात्र लगातार काफ़ी समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आप जानना चाहेंगे कि वह अनुपस्थित क्यों है, या बी, वह किसी वजह से अनुपस्थित होगा, या सी, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी क्योंकि छात्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति से आपको कोई लगाव नहीं, या डी, यह अध्यापक का काम नहीं है कि वह पता लगाएं कि छात्र क्यों अनुपस्थित है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट क्या आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, यानी हम पता लगाएंगे, यानी हम जानना चाहेंगे कि वह अनुपस्थित था लेकिन क्यों था, इसका कारण का पता लगाएंगे, ना कि वह किसी वजह से अनुपस्थित होगा। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी क्योंकि छात्र की उपस्थित या अनुपस्थित से आपको कोई लगाव नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत। यह अध्यापक का काम नहीं है कि वह पता लगाए कि छात्र क्यों अनुपस्थित है। ये बात भी बिल्कुल गलत है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्या आप इस पक्ष में हैं कि समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण हो, क्योंकि ऐसे अवसरों पर स्कूल में पढ़ाई की ओर ध्यान न देकर दिखावटी वातावरण बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है, जिससे सफाई हो जाती है और सब काम पूरे हो जाते हैं। या बी, निरीक्षण के भय से कुछ न कुछ अच्छे काम होते ही हैं। या सी, शिक्षा विभाग के बड़े अफसरों से चर्चा करने का अवसर मिलता है। ये डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी में, यानी कोई भी स्कूल का कोई भी किसी भी प्रकार का निरीक्षण करते हैं तो इन सबों में भी किसी न किसी प्रकार की सुधार होती है। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। या बी, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। या सी, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना। या डी, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग देना। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं। बोल रहा है छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है, लेकिन कैसा आशय है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, शिक्षण में छात्र का पूर्ण सहयोग लेना ही छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय हो सकता है। इसका जो राइट आंसर आप लोग को यानी डी है, शिक्षण में छात्र का पूर्ण सहयोग लेना। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है और मनोवैज्ञानिक है। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है और मनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या समूह प्रवृत्ति को दबाती है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर है दोस्तों बताएं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, यानी खेल के माध्यम से शिक्षा देने से मनोवैज्ञानिक है। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, या खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, या खेल की शिक्षा, या क्रियाशीलता पर जोर। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताएं। बोला खेल की विधि के, यानी खेल विधि से जो हम लोग शिक्षण करवाते हैं इसका अर्थ क्या होता है, यानी खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आज की क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज थोड़ा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ, और मैं थोड़ा स्पीड भी आज थोड़ा तेज़ पर आ रहा हूँ क्योंकि टाइम उतना नहीं लगे, क्वेश्चन तो उतना करवाना ही है, थोड़ा टाइम कम लगे। तो अगला क्वेश्चन है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे, जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके, या जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, या डी, जिनका उत्तर देने के लिए छात्र को कुछ सोचना पड़े। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताएं। बोले कि कक्षा में आप जो कैसे प्रश्न करेंगे, लेकिन कैसे प्रश्न करेंगे, कौन किस लेवल का प्रश्न होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी ऐसे प्रश्न होना चाहिए जिसका उत्तर तो छात्र दे सके सब, लेकिन कुछ थिंकिंग करना पड़े, ना कि जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र दे ना सके, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, यानी ये तीनों गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, अभ्यास से याद होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, या गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है, या डी, ज्ञान प्राप्त होता है।
जी हाँ दोस्तों, 143 का क्या राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएं। यानी अभ्यास से क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभ्यास से ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है अभ्यास से, नियंत्रण अभ्यास करने से। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, परियोजनावाद ने किसे जन्म दिया। बेसिक शिक्षा, प्रोजेक्ट विधि, या खेल की शिक्षा की खेल विधि, या व्यवसायिक शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, 144 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग बताएं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यानी ए, बेसिक शिक्षा। यानी प्रयोजनवाद ने जो जन्म दिया वो बेसिक शिक्षा को दिया। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में परियोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। किलपैट्रिक, जॉन डीवी, विलियम्स जेम्स, या फेस्टोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को किलपैट्रिक। यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है। मिंकेन का, जॉन लॉक का, या रूसो का, या अरस्तुत का। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं। कह रहे बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक कौन सा हो सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा अरस्तुत। यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए है। जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हो, या बी उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हो, या सी उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हो, या डी उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताएं। बोल रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए सबसे बेहतर हो सकता है। तो अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए हो सकता है। जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हो, या उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हो, या उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। यानी अनौपचारिक शिक्षा सबके लिए हो सकता है। यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदम में से किस पर विचार करेंगे। संचार माध्यमों का चयन, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, या मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, या डी उपरोक्त में कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्या राइट आंसर दोस्तों वो आप लोग बताएं। तो एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में किस पर विचार करेंगे। संचार माध्यम का चयन, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट हो, या मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों को संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। यानी 20 का 148 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में किसे महत्व दिया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण,
ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आप लोग बताएं। जी हाँ दोस्तों, तो कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए ये निम्न में से किस महत्व को दिया जाना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आप लोग को, यानी सी, उपरोक्त तो दोनों को महत्व देना चाहिए, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और वायु ध्वनि प्रदूषण पर भी रोकथाम। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के शोरगुल को नियंत्रण रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है। बात मत करो बार बार कहना, विद्यार्थी की आवाज़ से ऊंची भी आवाज़ में बोलना, या सी, शांत होकर एक एक बच्चों पर नज़र डालना, या डी, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं, कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी शांत होकर एक एक बच्चों पर नजर डालना, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि यानी IQ की जांच क्यों आवश्यक है, ताकि छात्रों को कक्षा में उनकी बुद्धि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जा सके और उनकी विशेष क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जा सके, या बी, ताकि मानसिक रूप से अपंग छात्र को समान स्कूल में प्रवेश से रोका जा सके, या सी, ताकि मेधावी छात्र की पहचान करके उनके लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध किया जा सके, या डी, ए तथा सी दोनों। जिस दोस्तों आप लोग क्वेश्चन एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहे हैं IQ की जांच क्यों आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है, ताकि छात्र को कक्षा में उनकी बुद्धि के आधार पर विभिन्न वर्गों में, मैं अभी आप लोग का आंसर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहा था ताकि छात्र को कक्षा में उनकी बुद्धि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जा सके, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ताकि मानसिक रूप से अपंग छात्र को समान स्कूल में प्रवेश से रोका जा सके, ये बात भी उतना पॉजिटिव नहीं है। चलिए अगला देखता हूँ, ताकि मेधावी छात्र की पहचान करके उनके लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को बी, ताकि मानसिक रूप से अपंग छात्र को समान स्कूल में प्रवेश से रोका जा सके, यानी जो मानसिक रूप से किसी प्रकार का अपंग होगा उसको ऐसे स्कूल में दाखिल कराएंगे जिसमें उसको बेहतर तरीके से संदर्भित किया सके, ना कि उसे ऐसा ये भी गलत हो जाएगा। ताकि मेधावी छात्र की पहचान करके उनके लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध किया जा सके, ये भी गलत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 151 का वो बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे छात्रों की कमजोरी का पता चलता है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, या इससे उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक मिलती है, या डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट क्या आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताएं। बोला जब छात्र अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछे गए लिखित का या मौखिक उत्तर देते हैं तो कौन सी कमजोरी का उजागर होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी इससे उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक मिल सके, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार दोहराते हैं, यह समय को नष्ट करता है, संप्रेषण सिद्धांत को नाम मानना है, या कमजोर छात्र के लिए आवश्यक है, या डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट क्या आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताएं। बोल रहा है कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, इसमें इसका राइट क्या आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताएं। दोस्तों आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दें। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी संप्रेषण
संप्रेषण सिद्धांत को ना मानना। इन कुछ अध्यापक कक्षा में जो अनावश्यक व्याख्या करते हैं वही बात पर वो हो जाता है, यानी बी है, संप्रेषण सिद्धांत को ना मानना। इन 153 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, या अनुशासन का उद्देश्य छात्र को दंड देना नहीं होता बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है, या सी अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्र को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए, या डी उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। 154 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, छात्र में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है कुसमायोजन, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, या मानसिक मंदता, या डी उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर दोस्तों वो आप लोग बताएं। बोल रहे हैं छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति व युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण कौन सी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। यानी छात्रों में जो अपराधी प्रवृत्ति युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण हो सकता है वो हो सकता है कुसमायोजन, आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, या मानसिक मंदता। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? छात्र की बौद्धिक क्षमता को, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को, या अन्य छात्र की पसंद को, या छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं। बोला है कक्षा का नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कक्षा नायक यदि कोई नहीं समझ तो इस कक्षा नायक का अर्थ होता है, यानी जैसे हम लोग पहले पढ़ते होंगे तो कक्षा में एक मॉनिटर होता था जिसको कक्षा नायक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? छात्र की बौद्धिक क्षमता को, छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा को, या अन्य छात्रों की पसंद को, या छात्र के शैक्षिक उपलब्धि को। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी दोस्तों। छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखकर ही कक्षा नायक का चयन किया जाना चाहिए एक शिक्षक के रूप में। 156 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। धर्मात्मा एवं विवेकहीनता के कारण, जातीय विभेद के कारण, सांप्रदायिक द्वेष के कारण, या उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताएं। बोले भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है, किस रूप में है? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में, यानी भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है, यानी उपरोक्त सभी। धर्मात्मा एवं विवेकहीनता के कारण भी है, जाति विभेद के कारण, सांप्रदायिक दोष के कारण भी है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक आचार संहिता है शिक्षण कार्य की सरकारी दस्तावेज, या शिक्षकों के मानसिक व्यवहार की सूचक पुस्तिका, या सी शिक्षकों नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पुस्तिका, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएं। दोस्तों आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।
जी हाँ दोस्तों, 158 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको शिक्षक के मानविक व्यवहार की सूची का पुस्तिका, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी शिक्षक आचार संहिता है, शिक्षक के मानव व्यवहार की सूची पुस्तिका है। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहारों का सही मूल्यांकन किया जा सकता है प्रधानाचार्य द्वारा, विशेषज्ञ द्वारा, उसके छात्रों द्वारा या उसके साथियों द्वारा। दोस्तों आज जो जितना सारा आपको क्वेश्चन मिल रहा होगा वो लॉजिकल टाइप का मिल रहा होगा। इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उसके छात्र के द्वारा। यानी 159 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी उसके छात्र के द्वारा ही किसी शिक्षक की योग्यता, प्रयास और उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन चलता हूँ। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, या डी उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं। बोल रहे हैं यानी छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है, किन दृष्टिकोण से उत्पन्न किया जाए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा किसी भी छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी उत्पन्न किया जा सकता है। 160 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के विकास हेतु क्या कदम उठाया जाना चाहिए। अच्छे प्राचार्य एवं अध्यापक का चयन किया जाना चाहिए, भवन व वातावरण को सुंदर बनाया जाना चाहिए, या बच्चों व अभिभावक को वरीयता देना, या कर्मचारियों का विकास। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर दोस्तों वो आप लोग बताएं। बोले विद्यालय के विकास हेतु कौन सा कदम बेहतर हो सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यानी सी, बच्चों और अभिभावक को वरीयता देना, जिससे भी किसी भी विद्यालय का विकास सबसे बेहतर तरीके से हो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। इससे अध्यापक का शिक्षण मनोवैज्ञानिक के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुरूप हो जाता है, या बी इससे हमें किसी बच्चों पर शोध कार्य करने में आसानी हो जाती है, या सी इससे बच्चों की जन्मजात विशेषताओं को जानना का पूरा अवसर मिलता है, या डी इससे अध्यापक और छात्रों को प्रेरित करने का ढंग मालूम होता है। जी हाँ, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप बताएं। बोले शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, बोला शिक्षा के बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। इससे अध्यापक का शिक्षण मनोवैज्ञानिक के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुरूप हो जाता है, या बी इससे हमें किसी बच्चों पर शोध कार्य करने में आसानी हो जाती है, या सी इससे बच्चों की जन्मजात विशेषता को जानने का पूरा अवसर मिलता है, डी इससे अध्यापक और छात्र को प्रेरित करने का ढंग मालूम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर जो दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। बाल अवस्था के बाद के चरण को, पूर्व किशोरावस्था को, लड़कियों में लड़कों दोनों के संदर्भ में, या सी किशोरावस्था को, डी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, 163 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है कौन से काल को, मतलब बालावस्था के बाद के चरण को, या पूर्व किशोरावस्था को,
लड़कियों एवं लड़कों दोनों के लिए संदर्भ में किशोरावस्था को। तो दोस्तों सामाजिक समायोजन का कठिन काल जो कहा जाता है, सबसे पहले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी किशोरावस्था को सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक स्तर के बालकों में बालिकाओं में यौन खेलों के प्रदर्शन की व्याख्या की जा सकती है। एक गंभीर समस्या जिसके दूरगामी प्रभावी हानिकारक हो सकते हैं, या एक उत्सुकतापूर्ण सामान्य व्यवहार जो समक्ष आने पर आप अपने आप ठीक हो जाएगी, या सी एक ऐसा व्यवहार जो बालक को अपने माता पिता से जीन में मिलता है, या डी उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों वो आप लोग बताएं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, एक गंभीर समस्या जिसके दूरगामी प्रभावी हानिकारक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, स्कूल अनुशासन में निम्न में किसे प्राथमिकता दी जाती है। नापसंदगी व्यवहारों पर अंकुश, सामाजिक नियमों का संघर्ष परिपालन, या प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, या डी छात्रों का योजनाबद्ध विकास। जी हाँ दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों मैं इस वीडियो के साथ इस क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को लास्ट करता हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। और ये चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का 165 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। मैं कोशिश करूँगा 102 दिन के अंदर आप लोग को 300 क्वेश्चन लगभग करवा दूँ इसका। इसके बाद आप लोग को जल्दी ही संस्कृत का पैडागोजी का मिलेगा, उसके बाद आप लोग को मैथ का मिलेगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, स्कूल अनुशासन में निम्न में किसे प्राथमिकता दी जाती है। नापसंदगी व्यवहारों पर अंकुश, सामाजिक नियमों का संघर्ष परिपालन, या प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, या छात्रों का योजनाबद्ध विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, यानी छात्रों का योजनाबद्ध विकास को सबसे बेहतर स्कूल के अनुशासन में सबसे बेहतर तरीके से संदर्भित कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग को जितना सारा क्वेश्चन मिला लॉजिकल टाइप का मिला है दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।